हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल करने जा रहे हैं। सिंपल सा चैप्टर है। 1 आवर का टारगेट रखेंगे कि 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाए। तो इसको मैंने जनरली नहीं पढ़ाया है, तो लेक्चर वाइज मैंने नहीं पढ़ाया है। मुझे लगता भी नहीं है कि लेक्चर वाइज इसको कुछ ज़रूरत है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉर्क इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा, बिना साइन थीटा बेसिकली। इसमें NIA क्या होता था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिनोट करेंगे M से। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ MB sin थीटा, और MB sin थीटा को मैं क्रॉस में लिख सकता हूँ, तो टॉर्क इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ M×B। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपका डाइपोल टॉर्क का फॉर्मूला। फिर हमने मैग्नेटिक एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा देखा था कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इंटीग्रेशन टाउ थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू थीटा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज डाल डालकर पोटेंशियल एनर्जी निकाला गया, सिंपली इंटीग्रेट किया गया MB sin थीटा को। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई -MB cos थीटा। ठीक है, तो जब थीटा मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि माइनस है ना बाहर। तो बेसिकली जब थीटा 180 डिग्री होता है तो cos 180 -1 हो जाता है, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे थीटा और पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, ऐसे। क्योंकि जब थीटा आपका 180 बना, तो उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? -MB cos 180, और cos 180 -1 होता है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा उस केस में MB। ठीक है, और जब आपका थीटा जीरो है, मतलब ये वाला केस, तो थीटा जीरो डालोगे cos जीरो, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -MB। खत्म, सिंपल सी चीज़ है ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बढ़िया बताओ, बढ़िया बताते हैं। आपको पता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ d2 थीटा अपॉन dt² कैसे? अरे भैया, जब एक्सेलरेशन को तुम d2x अपॉन dt² लिख सकते हो, तो अल्फा को ये नहीं लिख सकते? तो टाउ इक्वल टू तुम लिख सकते हो आई d2 थीटा अपॉन dt²। ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब तुम्हें पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है MB sin थीटा। ठीक है, तो MB sin थीटा इक्वल टू करो इस चीज़ के, तो MB sin थीटा इक्वल टू आई d2 थीटा बाय dt²। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लिख रहे हैं, मतलब घुमाने के बाद जो टॉर्क लगेगा, तो उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी। सबको एक लाइन में लो, तो आई d2 थीटा बाई dt²। ठीक है, प्लस MB sin थीटा। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ? ये तो मैंने तुमसे बताया ही नहीं। देखो, बेसिकली जैसे तुम्हारा यहाँ पे कोई मान लो रॉड है, उसके ऊपर कोई एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर कोई एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है मान लो। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेट करेगा इस केस में, अगर इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको टॉर्क ऐसा ले जाने चाहेगा, फिर फोर्स ऐसा, टॉर्क ऐसा, फोर्स ऐसा, ऑब्वियसली ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो अगर ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, तो इसका एक टाइम पीरियड आएगा। तो बस वही टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, मतलब हमने SHM वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा फॉर एंगुलर SHM। टाउ इक्वल टू -MB sin थीटा, क्योंकि जो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा वो रिस्टोरिंग जनरेट होगा, मतलब फोर्स से अगर ऐसा होगा तो टॉर्क ऐसा जनरेट होगा, रिस्टोरिंग। ओके, इक्वल टू जीरो हुआ। अब क्योंकि ये आपका ज्यादा ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, एक छोटा सा ही एंगल पे ऑसिलेट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे, यहाँ पे थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो बेसिकली आप साइन थीटा को इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। सो आई d2 थीटा अपॉन dt² प्लस MB थीटा इक्वल टू आ गया जीरो। अच्छा, अब एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन बताओ क्या होता था? ठीक है, एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था? d2 थीटा। अच्छा, नॉर्मल एसएचएम का बताओ इक्वेशन क्या होता था? नॉर्मल एसएचएम का d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो होता था। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकें। सो dt2/dt² आई से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, प्लस MB/I इंटू थीटा बराबर जीरो। तो ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे MB/I के इक्वल बराबर आ रही है ना। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे MB/I के इक्वल। रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा √MB/I। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2π/T इक्वल टू √MB/I। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2π√I/MB। ये होता है आपका टाइम पीरियड। कभी कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो वो होता है 1/2π√MB/I। ठीक, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। पूछ सकता है आपको, देख लो, नोट कर लो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कर लेना इसको, चिन्ह दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब कुछ सीधा सीधा दे दिया, इसमें क्या ही है। आ जाओ शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा देखो, समझ लो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे हमारा जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उसमें हमको सिर्फ यही पार्ट था, और इसके आगे का एक छोटा सा पार्ट था मैग्नेटाइजेशन वाला। तो चांसेस थे या तो क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल से आएगा, या तो ये मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का कुछ पूछेगा। तो पूछा उसने नॉर्मल डेफिनेशन, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल गया, 2 पाई रूट आई बाय एम बी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, सामने मान लिया। तो क्यू बराबर आई टी होता है, ये तुम्हें पता है, पता ही होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। यहाँ पे चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन। आई बराबर आ जाएगा ई बाई टी। टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, अगर इस ऑर्बिट का रेडियस आर है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई आ जाएगा आपका ई अपॉन 2 पाई आर बाई वी। तो यहाँ पे आपका करंट आ जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया करंट, ठीक है। अब आपको लिखना है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट, इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इक्वल टू होता है आई क्रॉस ए के, मतलब आई इंटू ए के। कैसे, अरे भैया जो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा था, इसमें एन आई ए ही तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट था। तो एन कहाँ, अरे एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर नंबर ऑफ टर्न एक है, ऑर्बिट तुम्हारा एक ही है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए ही तो होगा। कंफ्यूज होते हो। आई की वैल्यू तुमने निकाली है ई वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया को पाई आर स्क्वायर डाल दो, ठीक है। एरिया क्या है, ऑर्बिट का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर से आर खत्म, पाई से पाई खत्म, आपका फॉर्मूला आ जाता है ई वी आर बाई टू। ये होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, ठीक है। ई वी आर बाई टू, यही है ना, हाँ। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि क्या होगा, एम वी आर। तो वेलोसिटी वगैरह पता है आपको। ओके, तो यहाँ से ही वो बनाने की कोशिश कर रहा है एम वी आर, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में। ठीक है, कोशिश करते हैं। और एक चीज़ पता है कि हमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन एच बाई टू पाई के इक्वल होता है। ये आपको पता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका ई वी आर बाई टू है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है एम ऑर्ब से, ठीक है। तो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया है, एम ऑर्ब कितना आया है, ई वी आर बाय टू। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ई को यहाँ भेज देता हूँ, एम को वहाँ भेज देता हूँ। क्या कर रहे हो, इस टू को मैंने यहाँ भेजा, मतलब इस टू एम को मैंने यहाँ भेजा, और इस ई को मैंने नीचे भेजा। तो आपका आंसर आ गया 2m इंटू एम ऑर्ब अपॉन ई इक्वल टू वी आर एम। वी आर एम मतलब वही हो गया एम वी आर, है ना। तो ये जो आपका एम वी आर है, इसकी जगह मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखता हूँ इसी का टर्म्स में किया है क्या। हम्म, ऐसा तो नहीं किया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एम वी आर की जगह ये डाल दो। तो एम वी आर की जगह आ गया 2m इंटू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन ई इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एन ई एच, मतलब ई एन एच अपॉन टू टू ज़ा फोर पाई एम। ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एक और ई एन एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक, इजी। चलो, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी क्वांटिटी को बोलते हैं, ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग एन बराबर वन के लिए चेक करें, तो एन बराबर वन के लिए एम ऑर्बिटल आपका आ जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। ठीक है, ये चीज़ क्या है, यही चीज़ है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन। बी एम यूनिट आप लगाते हो ना स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह निकाल के इनऑर्गेनिक में, तो उसमें बोहर मैग्नेट्रॉन कुछ और नहीं बल्कि यही होता है, ई एच अपॉन 4 पाई एम। ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को गायरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ पे पूछा है, तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है ई बाय टू एम ई। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है वो होता है ई बाय टू एम ई। एग्जाम में आ सकता है, हमें कई सारे सैम्पल पेपर्स में था। तो ई बाय टू एम ई क्या होता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इट। ओके,
और ये क्योंकि बोहर मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका वैल्यू होता है 9.274, यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। से पहले चाहिए तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। रीड करते हैं क्योंकि एक थ्योरेटिकल पार्ट है तो ऑब्वियसली हमें रीड करना पड़ेगा, या तो चाहिए तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। बस इतना ही। ठीक है, बट हो सकता है कुछ पॉइंट मिल जाए तो एक आधा बार रीड मार लेते हैं, क्या ही टाइम जा रहा है। In the earlier section, you have अरे छोड़ो, the bulk material is made up of a large number of such atoms, each having an inherent magnetic moment. The magnetic dipole moments are randomly oriented, and hence net dipole moment of many of the bulk material is zero. For some materials such as this, the acceleration of all the magnet may not be zero. Such material have a net magnetic moment. ठीक है, बकवास लिखी हुई है, मतलब यही है कि बेसिकली रैंडम मोशन में रहते हैं। तो बेसिकली कोई एटम यहाँ मोशन कर रहा है, कोई एटम यहाँ, कोई एटम यहाँ, कोई एटम यहाँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई क्रॉस ए, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसके अलग अलग वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो बेसिकली क्लॉकवाइज वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल आउट कर देते हैं, आउटर इनवर्ड को कर देते हैं, लेफ्ट वाले राइट को कर देते हैं, ऐसा कैंसिलेशन करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाता है। बट कुछ केसेस में जीरो नहीं भी होता है, जैसे Fe3O4, जरूरी नहीं था। आइए मैग्नेटाइजेशन देखते हैं। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो m ऑर्बिटल अपॉन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन। प्लीज इसका यूनिट और डायमेंशन याद रखना। यूनिट होता है A पर L, हाँ, यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, और डायमेंशन होता है, ए मतलब क्या, एरिया नहीं है, ए मतलब एम्पियर, और मीटर मतलब L-1, नीचे है ना ऐसा। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक केस दिया हुआ है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपको रॉड में अंदर रखी हुई है, ठीक है, और सोलेनॉइड में है वो। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना। देखो, यहाँ पे आपका एक सोलेनॉइड है, डेरिवेशन है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन बताया गया नहीं, आ गया ना। मान लो यहाँ पे आपके पास सोलेनॉइड है, ठीक है, और सोलेनॉइड के अंदर आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लो एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, रॉड रखी हुई है मान लो सोलेनॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे BM, या फिर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या माना है यहाँ पे, B0 माना है ना। हाँ, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने मान लिया B0, और ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको मैंने मान लिया BM। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगी, B0 प्लस BM। B0 की वैल्यू मुझे पता है μ0 Ni, और मैं BM की वैल्यू मान लेता हूँ म्यू इंटू सम मैग्नेटिक मोमेंट M। ठीक है, अच्छा मैग्नेटाइजेशन बेसिकली, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। M क्या है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन, कंफ्यूज मत होना। ये है, सामने मान लिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने μ0 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, Ni प्लस M। ये हो गया आपका B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाती है, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है N इंटू आई। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ठीक है, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ये आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा करंट होगा, तो इसलिए H की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू आई, तो H इक्वल टू आता है Ni। तो जितना टाइम्स करंट है उतना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो H बराबर आता है Ni, तो B बराबर आता है μ0, अंदर आता है H प्लस M। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग H की वैल्यू निकाल सकते हो, तो B इक्वल टू हो गया μ0H। ठीक है, तो चाहिए तो इसको इसके नीचे ले लो, μ0 को इसके नीचे ले लो, तो B/μ0 बराबर आ जाता है H प्लस M। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाती है B/μ0 माइनस कैपिटल M। ठीक, चलो, और M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, भूलना मत। ठीक है, फर्दर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ H इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, द मैग्नेटाइजेशन M इंड्यूस्ड इन मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर कभी आप लोगों का जो H है वो अगर उतना स्ट्रांग ना हो, ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नेटाइजेशन है M, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इक्वल टू आ जाता है साई इंटू एच। साई क्या है, साई है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। सिर्फ छोटी मोटी क्वांटिटीज आती रहेंगी, सिर्फ इसी डेरिवेशन में, आगे टेंशन नहीं है। आगे तो बस थ्योरी थ्योरी है, यूं हो जाएगा, ठीक है, कुछ भारी नहीं है। ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इस m बराबर साइन इंटू एच को यहाँ पे डाल देंगे,
तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस साई एच। एच कॉमन ले लो तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट एच, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साई। ठीक है, आगे किसकी वैल्यू इसने निकाली है? आगे इसने वैल्यू निकाली है 1 प्लस साई को इसने म्यू इंटू आर मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू आर हम लोग मान लेते हैं, जो कि होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मटेरियल एनालॉगस टू, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं हम लोग। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। आगे क्या किया बेसिकली, इसने इस 1 प्लस साई को, ठीक है, जो 1 प्लस साई है आपका, इसको मान लिया म्यू इंटू आर। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब परमिट करना, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच। और कुछ? और कुछ सेवा? सेवा तो नहीं, लेकिन इसने थोड़ा अलग तरीके से किया है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस आई म्यू इंटू आर है ना, तो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एच इंटू म्यू आर। ठीक है, उसके आगे अच्छा, इसको भी म्यू मान लिया है भाई। अब देखो, इसने म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू मान लिया है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू मान लिया, तो बी बराबर आ गया म्यू इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी वैल्यू निकाली है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिप्लेस किया गया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा, देखो, अभी आप लोगों को इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिप्लेस किया है। तुम्हें पता है कि म्यू इक्वल टू क्या है? म्यू इक्वल टू है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, म्यू आर क्या है तुम्हारा? म्यू आर है तुम्हारा 1 प्लस साई। ये तुम्हारा म्यू नॉट है, और ये तुम्हारा म्यू है, तो ये एक और वैल्यू आ गई। दिमाग का दही तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बस लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ? अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल सा डेरिवेशन है। एक और बार हो जाए, चलो एक और बार कर देता हूँ। बी बराबर मैंने क्या माना? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल का। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। कैपिटल में होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटा एम ऑर्बिट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, म्यू नॉट मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा एन आई प्लस कैपिटल एम। मैंने इस एन आई को मान लिया एच। ये आपका बचा म्यू नॉट कैपिटल एच प्लस एम, और यहाँ पे है बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से मुझे बी बाय म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम, ये मुझे मिल गई वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया? एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, एम बराबर साई एच। साई क्या है? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, तो एम बराबर आ गया साई इंटू एच। उसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ये उसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट एच प्लस साई एच। ठीक है, यहाँ से मैंने एच बाहर लिया। ठीक है, तो अंदर बचा 1 प्लस साई। 1 प्लस साई को मैंने मान लिया म्यू आर। ये डेरिवेशन 3 बार बस प्रैक्टिस करो, सब रट्टा हो जाएगा। मैंने देखो एक बार लिखा, मुझे रट्टा हो चुका है। हो सकता है तुम्हें 2-3 बार करना पड़े, हो जाएगा। ये तो बी बराबर क्या आ गया? बी बराबर आ गया म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। हमें पता है कि म्यू आर किसके बराबर है? म्यू आर बराबर है 1 प्लस साई के। हमने क्या किया फिर? इस म्यू नॉट म्यू आर को म्यू मान लिया, तो म्यू बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है तुम्हारा? म्यू आर है तुम्हारा 1 प्लस साई, और ये है तुम्हारा म्यू। खत्म, इतना ही तो था डेरिवेशन। एक और बार करो, एक और बार करो, क्लियर हो जाएगा। बी बराबर क्या है? बी बराबर है बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। बी एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सब्सटेंस। उसको हमने माना म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन। खुद से करो, 1-2 बार हो जाएगा। ये हो गया म्यू नॉट एन आई प्लस कैपिटल एम। एन आई को हमने माना एच। एच क्या है? मैग्नेटाइजेशन। सॉरी, एच क्या है आप लोगों का? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लोगों का कैपिटल एच है। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। यहाँ से आप लोगों को एच की वैल्यू मिल जाएगी बी अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम। अगेन हम लोगों ने इस एम को एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, तो साई इंटू एच रिप्रेजेंट किया। साई है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट अंदर एच प्लस साई एच। ठीक है, एच कॉमन लो, तो म्यू नॉट एच अंदर बचा 1 प्लस साई। 1 प्लस साई को हमने मान लिया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव, हाँ, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। फिर म्यू नॉट म्यू आर को हमने म्यू मान लिया, तो बी बराबर आ गया म्यू इंटू एच। इसके अलावा हमें पता है म्यू बराबर है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है तुम्हारा? म्यू आर है तुम्हारा 1 प्लस साई, और ये है तुम्हारा म्यू। हो गया, यही तो है। बस 3-4 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। क्वांटिटीज याद रखना, जैसे एच आप लोगों का क्या है? सॉरी, एम आप लोगों का मैग्नेटाइजेशन है,
देन एच क्या है आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, साई क्या सस्केप्टिबिलिटी है, म्यू आर क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपसे करवाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, द रीजन इनसाइड करंट टोरॉइड जिसका सस्केप्टिबिलिटी है 2.3। ठीक है, साई क्या था तुम्हारा, याद करो, एम को तुमने जब एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था वो था साई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज चेंज, इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो। ठीक है, अच्छा, तो पूछा क्या है तुमसे, प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ओवर दैट विदाउट इट, क्या पूछा गया है। फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें आखिरी में फॉर्मूला मिला था बी बराबर म्यू इंटू एच, इसका चेंज आ जाएगा आपका बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100, म्यू के साथ भी सेम करोगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, सिंपल। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कि म्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट इंटू वन प्लस एक्स के, पता है ना, वन प्लस साई के, बस ये वैल्यू डालो इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्विंग वगैरह कर लेना, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा तो डेरिवेशन वगैरह ही आएगा, यूनिट वगैरह ही आएगा, न्यूमेरिकल का कम चांस है, बट कर लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक दो बार ट्राई करोगे हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट एग्जाम्पल तो हो ही गया, इसमें और कुछ है क्या, नहीं, फॉर्मूला लगाया हो गया। ठीक है, अच्छा, बेसिकली देखो एच तो आपका कांस्टेंट रह गया, एन इंटू आई वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, म्यू चेंज हुआ है सोलेनॉइड के आने के बाद, एल्यूमिनियम में जो सोलेनॉइड आया, सॉरी सोलेनॉइड में एल्यूमिनियम आया, तो म्यू का चेंज जिस तरफ तुम निकाल रहे हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज निकाल रहे हो, म्यू की जगह ये वैल्यू डाल रहे हो, वहां से तुम्हें साई मिल रहा है, और साई की वैल्यू पुट अप करके यहाँ पे तुम निकाल रहे हो। ठीक है, और साई की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, 2.3 इंटू 10⁻⁵, और वही तो यहाँ पे चेंज है, जितना इसकी वैल्यू थी वही तो तुम्हारा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई, साई आ गई ना। अरे बाबा, म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर है म्यू नॉट इंटू वन प्लस साई, इस ब्रैकेट को ओपन करो या फिर ओपन मत करो, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, वन प्लस साई, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, साई, मतलब म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट क्या आ गया तुम्हारा, साई, ये हो गया तुम्हारा साई, और यही तो तुम्हें निकालना था, म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ये क्या है तुम्हारा साई, साई तुम्हें दिया है 2.3 इंटू 10⁻⁵, बताओ। चलिए अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मटेरियल्स की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहली है डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म का मतलब पता ही होगा आप लोगों को कि बेसिकली ये क्या होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब जो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, और डायमैग्नेटिक मतलब जो थोड़ा सा रिपल हो, वीकली। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन अर्ली, अरे छोड़ो, हम्म, जिसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ऐसे मटेरियल्स बिहेव करते हैं एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक तो ये मूव करते हैं स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अनलाइक मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दीज मटेरियल्स आर रिपल्ड, मैंने बोला ना वीकली वीकली रिपल करते हैं, कौन, वीकली रिपल करते हैं आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, वही है कि बेसिकली जो आप लोगों का नेट मोमेंट होता है वो जीरो होता है इसकी वजह से। ठीक है, और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी जा सकते हो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड हैं, तो ऑब्वियसली नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, सॉरी नेट अट्रैक्शन जीरो होगा। ठीक है, यूँ, ओके, बस वही है, ठीक है, छोड़ो अब। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, याद रखना, एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्लीज याद रखना, ऑड मैन आउट वगैरह में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। और कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, सुपर कंडक्टर्स का साई जो होता है वो -1 होता है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। ठीक है, अगर एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो उसके थ्रू पेनिट्रेट नहीं करेंगी। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन लो। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मैंने तुम्हें मतलब बताया कि वीकली अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, कहाँ रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेफिनेशन डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स हो गए आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, ऑक्सीजन वगैरह ये सब पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्यूरी लॉ आता है, क्यूरी लॉ क्या कहता है, एम बराबर सी बी बाई टी, सी क्या है आप लोगों का, क्यूरी कांस्टेंट है। ठीक है, बी क्या है आप लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड, और टी क्या है आप लोगों का, टेम्परेचर। ठीक है, ओके, तो एम बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी बाई टी के, तो इक्वल टू सी बी बाई टी आता है, और तुम्हें पता है बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच, म्यू आर अगर 1 है तो उस केस में म्यू इंटू
म्यू नॉट इंटू एच हो जाता है। हमारा म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अगर किसी केस में म्यू आर तुम्हारा 1 है तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट आएगा, जैसे ये वाला केस। तो बी बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू एच, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया और यहाँ से सस्केप्टिबिलिटी निकालने की कोशिश की गई। तो देखो m बराबर हो गया सी म्यू नॉट कैपिटल एच अपॉन टी। अब तुम्हें पता है कि m को तुम लिख सकते हो साई इंटू एच टाइम्स, ठीक है। तो इसको तुम साई एच लिख दो तो बराबर सी म्यू नॉट एच अपॉन टी, एच से एच समाप्त, तो साई आ गया तुम्हारा सी म्यू नॉट अपॉन टी। सी क्यूरी कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, तो तुम्हारा साई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। इसको याद रखना कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटाइजेशन घटता है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है। उल्टा भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट हो, ठीक है। जैसे वो वीकली अट्रैक्ट होते थे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सो पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स सच एज आयरन कोबाल्ट निकल आर एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें एक डोमेन थ्योरी दी हुई है, पढ़ते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एक्सचेंज कपलिंग और एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन नेबर एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, ठीक है। Small regions are formed in which all the atoms have this magnetic field aligned in the same direction. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसका यहाँ पे डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर सबका डायरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे एक सुपर ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे रीजन को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे अलाइंड होती है, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और जो कॉमन डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन एक्सिस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आगे बोलते हैं द बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट डोमेन्स विद अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड अ डोमेन वॉल, ठीक है। जो बाउंड्री होती है उसमें उसको डोमेन वॉल बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे ये देखो आप लोगों का फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें देखो ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हैं। यही बात कर रही थी वहाँ पे, इसलिए स्ट्रांगली नहीं बहुत वीक, सॉरी इसलिए वीकली नहीं बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग। हम्म, अब देखो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जिसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रिक करंट अगर हटा दो तो भी उनमें अट्रैक्शन वाली या रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी रह जाए। तो बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उससे बाउंड्रीज जो होती है डोमेन की, वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में सेट नहीं हो पाती हैं। तो इसके कारण होता ही है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अभी भी नॉन जीरो रहता है। और इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हमेशा अपनी मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी को ले लेता है, ठीक है, वापस से। तो ऐसे मटेरियल का यूज करके हम लोग परमानेंट मैग्नेटिक मैग्नेट्स बना सकते हैं। मतलब परमानेंट मैग्नेट्स मतलब जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी जाए ना। तो वो कब नहीं जाएगी, जब आप लोगों के पास ऐसा मटेरियल होगा जिसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो ही ना। तो जीरो कब नहीं होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हटा दो। तो वो इफेक्ट इतना कर देगा कि वो दोबारा से चेंज, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोग लोड बढ़ाते थे, फिर एक टाइम ऐसा आता था तो बेसिकली यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता था, याद है। तो वैसे यहाँ पे भी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका नॉन जीरो ही रहेगा। तो नॉन जीरो अगर हमेशा रहेगा तो हम लोग बिना इलेक्ट्रिक करंट के भी उसका यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, द डोमेन स्ट्रक्चर स्टार्ट डिस्टॉर्टिंग बिटवीन द एक्सचेंजिंग कपल बिटवीन नेबर्स, मोमेंट वीकेंस, है ना। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कम होगा, इसके कारण मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा। सर्टेन टेम्परेचर पर मटेरियल के डिपेंड पर जो डोमेन होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, और जो मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। द टेम्परेचर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस, ठीक है, फेरो से पैरा में जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, याद रखना इसको, ठीक है। और जो रिलेशन है यहाँ पे साई का टीसी और टी और टीसी से, वो आप लोग देख सकते हो। टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। टी क्या है, टेम्परेचर है नॉर्मल, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ सब्सटेंस के लिए दिया है, जैसे कोबाल्ट को अगर आप 1394 डिग्री तक हीट कर दोगे तो उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। फिलहाल तो वो फेरो है ना। अब हिस्टेरिसिस क्या होता है, हिस्टेरिस मतलब होता है आयरन लॉस, पढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। देखो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं पीली से मार्क कर रहा हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने मिटा दिया। इट इज नॉट एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक थ्योरी टू लेट्स कंसीडर अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एम बराबर साई एच होता है, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एच बराबर जो ग्राफ आता है, एच बराबर जो इक्वेशन होता है वो होता है बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो अगर हम कर्व बनाए यहाँ पे एच और बी के बीच में, तो वो क्या बनना चाहिए? यहाँ पे आपका एच मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका प्लस एच है तो यहाँ पे माइनस एच होगा, और अगर यहाँ पे आपका प्लस बी है तो यहाँ पे आपका माइनस बी होगा। हमें पता है एच बराबर क्या है, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ग्राफ किसका किसका बनाना है, एच और बी का ना। तो जो इसका कर्व बनता है वो कैसा बनता है? इसका कर्व देखो कुछ ऐसा बनता है, ये ना 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 ना, एक सेकंड, ये ऐसा, ठीक है। और ये कुछ ऐसा, ठीक है। इस तरीके से ये कर्व बनता है। ये सैचुरेशन पॉइंट्स होते हैं ये दोनों, ये पॉजिटिव तरफ, ये अपोजिट तरफ, ठीक है। ये माइनस एच और एच, और ये बी और माइनस बी, ठीक है। समझे? इसका ग्राफ जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और ये ऐसा आता है। आना तो स्ट्रेट लाइन चाहिए था देखने के हिसाब से, है ना। अच्छा, रीड करते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, रीड करते हैं। नोविंग द वैल्यू ऑफ एच एंड एम, वन कैन कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी एज इंक्रीज, बी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, बट द इंक्रीज इज नॉन लीनियर। ध्यान रखना, इसको इंक्रीज नॉन लीनियर है, कर्वी है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, एक बार अगर हो गया तो हो गया। ठीक है। अच्छा, तो एच व्हेन एच बराबर जीरो, मतलब करंट जो है सोलेनोइड से वो जीरो हो गया। बी क्या था तुम्हारा? बी था तुम्हारा बी एम प्लस बी नॉट, यही तो था। बी नॉट क्या था तुम्हारा? म्यू नॉट एन आई। एन आई क्या था तुम्हारा? एन आई ही तो एच था, तो म्यू नॉट इंटू एच था ना बेसिकली सोलेनोइड। तो अगर एच जीरो हो गया तो इसका मतलब करंट सोलेनोइड से जीरो हो गया, तो वही तो यहाँ पे लिखा है। सो व्हेन एच बराबर जीरो, मतलब करंट सोलेनोइड से जीरो हो जाए, तो बेसिकली हम लोग बी बराबर जीरो, ठीक है, नहीं मिलता है। तो वैल्यू ऑफ बी व्हेन एच बराबर जीरो, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। मतलब जब बी नॉट तुम्हारा जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बी की वैल्यू इक्वल टू आएगी बी एम के। तो इस समय इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है। दिस मीन सम डोमेन स्टिल अलाइन रिटेंड इवन व्हेन एच बराबर जीरो। ठीक है, तो कुछ डोमेन्स वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, अब डेफिनेशन से याद रखना जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द करंट इन द सोलेनोइड इज इंक्रीज्ड एंड इन रिवर्स द डायरेक्शन, पॉइंट्स इन द ग्राफ इज रीच्ड वेयर बी बराबर जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए सर्टेन वैल्यू ऑफ एच पर, तो इस समय जो एच की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सेस आर रैंडमली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इफ द करंट इज फर्दर इंक्रीज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन, बी इंक्रीजेस एंड अगेन रीचेस अ सैचुरेशन पॉइंट। वही है यार, आप लोगों का कर्व है ना ऐसा, ऐसा। तो ये सैचुरेशन पॉइंट था, और ये भी सैचुरेशन पॉइंट था, तो यहाँ से इंक्रीज करके दोबारा से वो सैचुरेशन पॉइंट को रीच करता है, लेकिन लौटते समय ऐसे लौटता है ना। अच्छा, अब बी डज नॉट, हाँ, हियर इफ एच इज इंक्रीज फर्दर बी डज नॉट इंक्रीज। सैचुरेशन पॉइंट के बाद एच को तुम कितना भी बढ़ाओ, बी नहीं बढ़ने वाला है अब। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट डी ऑनवर्ड्स व्हेन एच इज रिड्यूस्ड, बी आल्सो रिड्यूसेस अलोंग द पाथ डी। ठीक है, एट दिस पॉइंट ई अगेन एच बराबर जीरो बट बी इज नॉट जीरो, इट मीन्स द डोमेन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिवर्स्ड। ठीक है, जो आप लोगों का ग्राफ गया ना ऐसा, अगेन वो ग्राफ ऐसा ही गया दोबारा से, लेकिन डायरेक्शन बस रिवर्स हुआ, डोमेन को कुछ नहीं हुआ। डोमेन को कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हुआ। फर्दर इंक्रीजिंग करंट गिव्स द कर्व ई एफ ए। ठीक है, कर्व ई एफ ए मतलब ये वाला आप लोगों का ई एफ ए, ई एफ ए, ई एफ ए कहाँ है? ई एफ ए, ये वाला कर्व आया करंट बढ़ाने से अगली बार। समझ रहे हो ना बेसिकली क्या हो रहा है? ठीक है, ऑन रीचिंग पॉइंट अ लूप वन इज कंप्लीटेड, और इसी लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, एंड प्रोसेस जो होता है आप लोगों का, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस साइकिल। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और लास्ट टॉपिक से। परमानेंट मैग्नेट्स तुम्हें मैंने बता ही दिए थे, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, और क्या ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉफ्ट आयरन हैविंग लार्ज परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1000 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। प्लीज इसे याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। फॉर दिस पर्पज अ सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड कोर, और उसके बाद हम लोग उसकी हेल्प से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास पास करके। ठीक है। अच्छा, सच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। परमानेंट मैग्नेट्स अब कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। वो समझा ना, सोलेनॉइड में एक रॉड और रख दो, ठीक है। तो होगा क्या, वो जो सॉफ्ट आयरन होगा जिसकी परमिएबिलिटी 1000 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी जो रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन होगी, वो बेसिकली उसका होगा क्या कि बेसिकली जब उसमें आप करंट पास करोगे तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है, जिसकी परमिएबिलिटी हाई हो और रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम हो, रिटेन ना करे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा,
परमानेंट मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ हार्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट यूज्ड इन अर्लियर केस। इसमें क्या होता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड यूज होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग आए। When current is switched on, the magnetic field of solenoid magnetizes the rod as hard. The magnetic ferromagnetic material has a property to retain the magnetization to a larger extent. The material remains magnetized even after switching off the current through the solenoid. इसमें क्या होता है, हम लोग हार्ड आयरन रॉड यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड यूज करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, इसके कारण इसमें जो रिटेंटिविटी है वो बहुत हाई होती है। तो अगर तुम करंट को ऑफ भी कर दोगे तो भी उसमें रिटेन रहेगा, मतलब जो डोमेन तुम्हारा बना था मैग्नेटिक फील्ड का वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इससे परमानेंट मैग्नेट बनता है। इसके पहले केस में हमने सॉफ्ट आयरन रॉड यूज किया था, तो इसके कारण उसमें ज्यादा रिटेंटिविटी नहीं होती, स्मॉल रिटेंटिविटी होती है बस। तो करंट से वो चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसको इसके लिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिटेंटिविटी काफी हाई होती है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। ठीक है। अच्छा देखो, एमसीक्यू में आप लोगों को रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी को लेके क्वेश्चन है। तो तुम्हें पता है सॉफ्ट आयरन को हम लोग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बनाते हैं। तो इसमें लो रिटेंटिविटी होती है और हाई कोएर्सिविटी होती है। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा है ना, सॉफ्ट आयरन इज हैविंग लो रिटेंटिविटी ना। हम्म, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ। हाँ, ये हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग। ये क्या होता है आप लोगों का? मैग्नेटिक शील्डिंग, एक मिनट रुकना। ओके, थोड़ा कॉल आ गया था तो ऑफ हो गया। ठीक है। मैग्नेटिक शील्डिंग, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज kept in uniform magnetic field, large number of magnetic lines crowd up inside the material, leaving a few outside. If we have a closed structure of this material, say a spherical shell of iron kept in magnetic field, very few lines of force pass through the enclosed space. Most of the lines will be crowded into the iron shell. Here this effect is known as magnetic shielding. मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी। ठीक है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे गुजरेंगी। और इन सभी फील्ड लाइंस को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्फीयर बनता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बहुत सी कम लाइंस ऐसी होंगी जो यहाँ पे बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसके लिए इसको हम बोलते हैं एक मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट विच नीड्स टू प्रोटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं स्पेसशिप वगैरह में। क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक शील्डिंग इज यूज्ड इन डैश। ठीक है। सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर द एक्सपेरिमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इन द लेबोरेटरी। देयर हाई मींस फील्ड ऑफ मैग्नेट्स नीड टू बी शील्डेड बाय प्रोवाइडिंग अ केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आयरन रिंग दी हुई है यहाँ पे आप लोगों को, बेसिकली उसकी मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे पास होती है। यहाँ पे बीच में आप लोगों के शील्डिंग है, शील्डेड एरिया मिल जाता है, जो कि एक शील्डेड होता है, मतलब प्रोटेक्टेड होता है ऐसा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का वन शॉट। कितने देर में हो गया भाई? वो 38 मिनट में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस कर लेना सारे डेरिवेशन से, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल वगैरह देख लेना यार, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ भी इसमें भारी नहीं है। किसी में डाउट है तो बोल दो, लाइव क्लास में करा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।